हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये डिस्कस करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर आरजी क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हर लेसन की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पर रिम्पी गोयल मेरी आईडी है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है टारगेट JRF, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, डेली की क्विज़ेज़ अटेंड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो PPT है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इस जो आपका आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस अप्रेजल का ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आपने आज यहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं और किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है। इस इमेज का एक मतलब है। ओके, इस इमेज से आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोशिश कर रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग तक लेकर आ सके। अभी वह डेवलपिंग स्टेज पर है, अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है कि वह अपनी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग पर लेकर आ सके, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग में आए। ठीक है। सिमिलरली उसको कैसे पता लगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वह डेवलपिंग पर है, अभी मेरी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, कैसे पता लगा उसको? थिंक अबाउट इट, परफॉर्मेंस अप्रेजल से। यस फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक यही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अप्रेजल। फ्रेंड्स, अप्रेजल का मतलब होता है जब आप किसी ट्रेट यानी किसी क्वालिटी को या अपने पर्सनैलिटी किसी एस्पेक्ट पर जजमेंट करते हैं। ठीक है, यानी जब आप किसी भी चीज़ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एक अपना जजमेंट दे रहे हैं कुछ मीज़र करके, उसे हम कहते हैं अप्रेजल। तो यहाँ पर जजमेंट किसकी होगी? परफॉर्मेंस की होगी। किसकी जजमेंट होगी बच्चों? परफॉर्मेंस की। यस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है। परफॉर्मेंस जब एम्प्लॉयज़ की इवेल्युएट की जाती है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। एक पूरा सिस्टम, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है अपनी जॉब को लेकर, उसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जॉब के साथ कोई लिंक नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का लिंक है उस एम्प्लॉय के साथ कि वह उस जॉब को किस तरीके से कर रहा है। ओके, ये पूरा फोकस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी टर्म्स जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में डिफरेंस। तो आगे पढ़ते हैं कि सिस्टमेटिक इवेल्युएशन होना किसकी? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की अपनी जॉब को लेकर। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है मेनली रिलेट करता है किससे? एक पर्सन की इवेल्युएशन से। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम सारी की सारी एम्प्लॉय की इवेल्युएशन करते हैं कि उसकी जॉब कैपेबिलिटीज़ कैसी है, यानी जो उसको जॉब गिवन है उस जॉब को वे किस तरीके से कर रहा है, क्या कैपेबिलिटी है उसमें, उस चीज़ को इवेल्युएट करना, उसका पोटेंशियल क्या है, यानी जितना वे काम कर रहा है अभी और कितना अच्छा वे काम कर सकता है, उसको इवेल्युएट करने को ही क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द प्रोसेस, ये डेफिनेशन दी थी C. हेल ने कि ये एक प्रोसेस है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब फॉर विच ही इज़ एम्प्लॉयड। एक जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब पर, तो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि उसको करने के लिए कितना क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। तो उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है कि क्या एम्प्लॉय उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है, उसी की इवैल्यूएशन को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बड़ा डेफिनेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप इसको एक एक वर्ड को समझकर पढ़ोगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आगे क्या कहा गया है कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है किस पर्पज़ से की जाती है। ये पहला पर्पज़ है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का जो पहला पर्पज़ है, एक
सुपीरियर का वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, चीज़ों को मैनेज करना। जब एक एम्प्लॉयर एक अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस करेगा, जज करेगा, तो उसके बेसिस पर उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या कमी आ रही है काम में, कहाँ पर दिक्कतें फेस कर रहा है, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही है, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर उस बेसिस पर उसमें वे उसकी प्लेसमेंट कर सकता है, उसको प्रमोशन दे सकता है, उसको डिमोशन दे सकता है, डिपेंड करता है कि उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मेनली फोकस होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, ठीक है। उनको फाइनेंशियल रिवार्ड्स देने की ज़रूरत है या नहीं है, या कोई दूसरा एक्शन करना। इट मीन्स मान लीजिए दो एम्प्लॉयर है ए एंड बी, ए को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, यानी इसको बहुत अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कंपनी को, लेकिन बी भी उतना ही एफर्ट कर रहा है। जब परफॉर्मेंस इवेल्युएट की, यानी जब परफॉर्मेंस अप्रेस की दोनों ही एम्प्लॉयज़ की, तो क्या पता लगा कि हम बी को ए के कंपैरिजन कम दे रहे हैं, लेकिन बी का काम भी उतना ही रिकमेंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेस करने का जो पर्पस था, पहला पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा पर्पस था उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना, प्रमोशंस देना, एंड एक्शंस करना। एक्शंस इन अदर सेंस, अगर हम अलग ट्रीट कर रहे हैं एक डिजर्विंग एम्प्लॉय के साथ, तो अपने एक्शन को चेंज करके उसको करेक्ट करना। जिससे कि हर एक मेंबर को इक्वल वाली फीलिंग आए कि हाँ, हम सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दी, सी हियल ने दी। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कुछ की पॉइंट्स मैंने निकाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर ही। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो पूरा सिस्टम है, ये किस पर बेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ गोल्स और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पर बेस है। अब व्हाट इज़ MBO, इसमें कंपनीज कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर देती है और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कंपेयर करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ओके, देखिए इसमें एक्चुअली द परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इज़ नॉट द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जॉब बट द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसको देखते हैं, ना कि जॉब को देखते हैं। यानी हमने पढ़ा था जॉब इवैल्यूएशन में कि हम उसमें हर एक जॉब को इवैल्यूएट करते हैं कि उसका पे स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, यानी उसमें हमें एक पर्सन को उस जॉब के लिए कितना सैलरी देना चाहिए, उस सैलरी को निकालने के लिए हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका अपोजिट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करते हैं उस जॉब को लेकर। ये एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पर फोकस करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होगी, जब एम्प्लॉयर को लगेगा कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको इस फील्ड में ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो और अच्छा काम करेगा, तो वहाँ पर उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे एम्प्लॉय की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, अप्रेज एंड अप्रेजर। अप्रेज फ्रेंड्स वो होता है जिसको जज किया जा रहा है, अप्रेजर वो होता है जो जजमेंट कर रहा है। यानी अप्रेजर वो होता है जो किसी दूसरे पर्सन को इवेल्युएट करता है, जज करने का काम करता है, चाहे वो खुद को ही जज क्यों ना कर रहा हो, उसको भी हम अप्रेजर कहेंगे। और अप्रेज का मतलब जिसको जज किया जा रहा है। अप्रेजर में कौन कौन हो सकते हैं, यानी इस अप्रेजर में कौन कौन हो सकते हैं, सुपीरियर उसका, ठीक है, सबऑर्डिनेट भी जज कर सकता है, पीयर्स यानी ग्रुप में जज करना, हम अपने आप को भी जज करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सीनियर ही हमें जज करेगा, हम खुद भी अपने आप को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक की पॉइंट निकल कर आता है कि अप्रेज और अप्रेजर दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया नेट का 2019 में। अब आप जब नेट का एग्ज़ाम दोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, ठीक है, या अपनी परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे कि मैंने उसमें क्या मिस्टेक्स की थी जो मुझे इस एग्ज़ाम में मिस्टेक हुए वापस रिपीट नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद अप्रेज कर रहे हो, अपने अंदर खुद डेवलपमेंट लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, अप्रेजर का कॉन्सेप्ट। ये एक प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ अपना जॉब कैसे कर रहे हैं, अपनी काम कैसे कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसी टाइम इमीडिएट स्टेप्स लेकर उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। ओके, करैक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ये कुछ सजेशंस भी आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे हो सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, तो ये बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हर एक पार्टीज़ के लिए। ये एक ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि जिससे इसको हर कोई अडॉप्ट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई आपको इशू नहीं आ रहा।
थर्ड पॉइंट आता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सभी पार्टीज़ में अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट हो, कॉन्फिडेंस की फीलिंग क्रिएट हो। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हर एक एम्प्लॉय के साथ जस्टिस करे। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका जो इवैल्यूएशन होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, वो भी अच्छा ही आना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि सब्जेक्टिव, और इसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन एम क्या है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना एक एम्प्लॉय की। अगर उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस अचीव होगी एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। फ्रेंड्स, जो कमिंग्स हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कमिंग्स ने परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कमिंग्स क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है सैलरी रिव्यू, कि जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें तो उसके बाद हम सैलरी में चेंजेस लेकर आए कि कौन पर्सन कितना सैलरी डिजर्व करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाए, उनकी प्रमोशन में हेल्प हो, एंड जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल से उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो 4th ऑब्जेक्टिव है जॉब रोटेशंस की प्लानिंग की जाए, कि यानी एक बंदे को अलग अलग जॉब में डाला जाए जिससे कि वे हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सके। ओके, जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है। सो फ्रेंड्स, इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी है, लाइक फर्स्ट की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी वीकनेस को ओवरकम करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना। ठीक है, एंड हर एक एम्प्लॉय के बारे में एक रेलेवेंट और एक वैलिड इन्फॉर्मेशन लेना। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एक इनपुट का काम करता है। इनपुट कैसे? उस इनपुट के बेसिस पर उनके जो रिवॉर्ड्स है, ट्रांसफर्स है, प्रमोशन है, सैलरी है, डिपेंड करती है। ठीक है, एक अच्छा डिज़ायरेबल कल्चर क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी प्लानिंग, उनके करियर डेवलपमेंट में भी प्लानिंग में हेल्प करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब 2 तरह की अप्रेजल होती है, फॉर्मल अप्रेजल एंड इनफॉर्मल अप्रेजल। फ्रेंड, जो फॉर्मल अप्रेजल होती है, फॉर्मल अप्रेजल हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। आपको याद होगा मैंने आपको कराया था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फॉर्मल अप्रेजल्स होती है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर इन द सेंस मतलब डेली बेसिस पर नहीं, रेगुलर मतलब क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही है, बट ये डेली रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। इसके कुछ ड्यूरेशंस फिक्स कर दिए गए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से सेटअप करती है। ठीक है, एंड इसमें जो बायसनेस के चांसेस है वे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिससे कि बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। इनफॉर्मल अप्रेजल हमारी अनप्लान्ड होती है। फॉर एग्जांपल, एक कलीग्स का ग्रुप है, सारे मिलकर बैठे हैं, सभी आपस में एक दूसरे को जज कर रहे हैं कौन कैसा काम कर रहा है, दैट इज़ इनफॉर्मल, जो अनप्लान्ड होती है ना। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें आप 2 चीज़ें देखेंगे। 2 चीज़ें कैसे? फर्स्ट आप देखेंगे मेथड, सेकंड आप देखेंगे प्रोसेस, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को करने का पूरा एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। थोड़ा मैं इसको जूम करती हूँ, फिर हम पहले प्रोसेस डिस्कस करेंगे, देन मेथड्स। देखिए, पहले हर एक जॉब के, कंपनीज में डिफरेंट जॉब्स होती है, हर जॉब्स के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाएंगे। वो स्टैंडर्ड्स जो होंगे वे हर एक एम्प्लॉय से कम्युनिकेट किए जाएंगे कि हम आपसे इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? जो एम्प्लॉय ने एक्चुअल अपनी परफॉर्मेंस करी है उस परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड्स के साथ मेज़र करेंगे इन मेथड्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है थर्ड स्टेप में, कि हम ना एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। अब किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू तो वे किया जाएगा, तो वे किसके थ्रू किया जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड्स भी है और मॉडर्न मेथड्स भी है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने में, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। ठीक है, देन उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और जो भी गैप्स आ रहे हैं एक्चुअल में और पोटेंशियल में, उसको हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। ठीक है, देन रिवॉर्डिंग फॉर बेस्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर पुअर परफॉर्मेंस, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको रिवॉर्ड देंगे, और जिनमें डेविएशंस आ रही है, कमियां आ रही है, उस कमियों को दूर करके उनको ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए कि कौन कौन से मेथड्स है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने में। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स।
ट्रेडिशनल में आपके रहेंगे रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, चेकलिस्ट कह सकते हैं, फोर्स्ड चॉइस मेथड आप कह सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्राफिक स्केल, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मॉडर्न मेथड में आपके आएंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका जो नेट के पर्पस से है वो है 360 डिग्री अप्रेजल, जो आपका सिलेबस में भी है। ओके, ये हम पढ़ेंगे सारे मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे हम सारे मेथड्स, क्योंकि भरोसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन दे दे। कॉन्सेप्ट तो आपका है ही परफॉर्मेंस अप्रेजल पेपर में, हम पढ़ेंगे सारे मेथड्स ही। फ्रेंड्स, रैंकिंग मेथड क्या होता है? दिस मेथड रिक्वायर्स द इवेल्युएटर टू लिस्ट ऑल सेल्स पीपल इन ऑर्डर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। जो इवेल्युएटर है, जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, वो क्या करेगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा हर एक पर्सन की, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ले लिया टॉप परफॉर्मर, फिर उससे कम ले लिया, यानी उससे जो थोड़ा कम काम करता है उसको ले लिया। इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग करेगा। पहला इसमें आता है हमारा रैंकिंग मेथड में सिंपल रैंकिंग मेथड। इन दिस मेथड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेटिंग दी जाएगी उनके सेम फैक्टर्स पर। फॉर एग्जाम्पल एक जॉब है और उस जॉब में सेम तरह की स्किल चाहिए, तो उस जॉब में जो सेम तरह की स्किल है उसी सेम फैक्टर पर हर एक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देन आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन में जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा, लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं कि बट कंपैरिजन इज मेड विद ओनली वन मेंबर एट ए टाइम। जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक बार में एक ही मेंबर के साथ करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स, जब एक मेंबर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 10 मेंबर काम करते हैं, पहले हमने एक परफॉर्मेंस की मेंबर को एक पर्सन के साथ किया कंपेयर, फिर दूसरे के साथ किया। ठीक है, यानी हर बार ये एक बंदे की परफॉर्मेंस इन सबसे अच्छी आ रही है, इसमें तो उसी को ही हम क्या मानेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स यानी जितनी बार इस मेंबर को प्रेफर किया जाएगा दूसरे मेंबर्स के कंपैरिजन, उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे और यही नंबर क्या डिटरमाइन करेंगे, उस मेंबर की रैंक को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फ्रेंड्स, इट इज़ अ मेथड टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्केल। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा एक प्री डिटरमाइंड स्केल के बेसिस पर। ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या यूज़ करती है, 5 ग्रेड स्केल का यूज़ करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्केल है, यहाँ पर आता है एवरेज, यहाँ पर आता है गुड परफॉर्मर, यहाँ पर आता है बेस्ट, यहाँ पर आता है आउटस्टैंडिंग एंड यहाँ पर आता है मार्वलस। ठीक है, एक की प्री डिटरमाइंड स्केल है जिसमें ठीक है अलग अलग यहाँ पर हमने मतलब रेटिंग जनरली एवरेज, ग्रेड, बेस्ट, आउटस्टैंडिंग, मार्वलेस। अब हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इस स्केल पर मेज़र किया जाएगा। जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, जिसकी गुड होगी उसको गुड कहा जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है, को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हम आगे मूव करते लाइन टू लाइन चीज़ों को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी। ऑल द एम्प्लॉयज़ आर रेटेड समवेयर ऑन द स्केल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हर एक एम्प्लॉय को रेटिंग दी जाएगी उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर करके। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रैंकिंग मेथड का वो क्या है, ये लो कॉस्ट है, इसमें कम से कम समय और एफर्ट्स लगते हैं, सिंप्लिसिटी है। फ्रेंड्स देखिए, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन एंड सिंपल रैंकिंग, ये सारे ही किसके पार्ट्स हैं, रैंकिंग मेथड के पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो रैंकिंग मेथड है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। बिकॉज यहाँ पर जब आप किसी को रेटिंग दे रहे हैं गुड, बेस्ट, आउटस्टैंडिंग, ये आप अपने ओपिनियन के बेसिस पर, अपने परसेप्शन के बेसिस पर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड में हम हर एक एम्प्लॉय की स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को, स्पेसिफिक बिहेवियर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को ही हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। देखिए जैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसका कोऑपरेटिवनेस, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी, उसका डिसीजिवनेस, उसकी इनिशिएटिव्स। ओके, एम्प्लॉयज़ आर रेटेड ऑन अ स्केल बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच दे एग्जिबिट द डिजायर्ड बिहेवियर और द एक्सटेंट टू विच दे मीट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को उस स्केल के बेसिस पर रेटिंग दी जाएगी जो उसके एक्चुअल, उसके डिज़ायर्ड बिहेवियर को शो करता हो। देखिए रेटिंग कैसे दी जाएगी, जो रेटिंग होगी वे नंबर्स पर डिपेंड होगी।
नंबर्स पर या फिर डिस्क्रिप्शंस पर डिपेंड होगी। ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया है इन रेटिंग स्केल्स को यूज़ करने का वो क्या है कि जो अप्रेजर है, मैं ये टर्म क्लियर करा चुकी हूँ आपको, अप्रेजर जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है दूसरे पर्सन की, जो अप्रेजर है, अप्रेजर को ग्राफिक रेटिंग स्केल एक तरीके से मतलब ग्राफिक रेटिंग स्केल से वे कॉन्टीन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो ग्राफिक रेटिंग स्केल का यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर जो उसका सुपीरियर होगा उसकी कंटिन्यूस उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब जैसे वे कोई अच्छा काम, देखिए व्हेन एवर एम्प्लॉयज़ आर फाउंड डूइंग समथिंग गुड और पॉजिटिव, अगर कोई एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहा है तो वह जो उसकी प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है और एक हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सुपीरियर उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसको पॉजिटिवली रिकॉर्ड करेगा। अगर सेम टाइम अगर एम्प्लॉय कोई मिस्टेक कर देता है तो वहाँ पर कोई एरर हो जाता है तो उस केस में जो एम्प्लॉय होगा उसको नेगेटिव रिकॉर्ड करेगा। यानी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बात करता है कुल मिलाकर डेली इसको रिकॉर्ड कंटिन्यूस बेसिस पर एक जॉब की इवैल्यूएशन होती है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं जॉब की इवैल्यूएशन बोल गई बाय मिस्टेक। कंटिन्यूसली बेसिस पर एक एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन होती है कि वो जॉब को कैसे कर रहा है। अगर वे अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छी रिकॉर्ड होगी परफॉर्मेंस, अगर वह काम सही तरीके से नहीं कर रहा तो वही उसका जो रिकॉर्डिंग जाएगा उसका रिजल्ट वे नेगेटिव जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट मेथड। देखिए इस मेथड में जो एम्प्लॉयर है एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बना देगा, यानी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि एक जॉब को करने के लिए कितने फैक्टर्स ज़रूरी हैं, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा अपनी चेकलिस्ट में। अब हर एक एम्प्लॉय की जब वे इवैल्यूएशन करेगा, उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेगा तो वे चेक करेगा कि क्या वे उस क्राइटेरिया को मैचअप कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली कि नीट एंड क्लीन, कोऑपरेटिवनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, पंचुअल, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम लिख दिए, जो एम्प्लॉयज़ इन क्राइटेरिया को पूरा करता जाएगा मैं वहाँ पर टिक लगाती जाऊँगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चेकलिस्ट कहते हैं। ऐसे मेथड में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है। जो सुपीरियर होगा अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस पर एक ऐसे प्रिपेयर करेगा, ऐसे इन द सेंस एक डिस्क्रिप्शन लिखेगा अपने सबऑर्डिनेट को लेकर कि वे कैसे काम कर रहा है, कितना पंचुअल है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कंपनी को लेकर, इन सारी बातों को एक ऐसे की तरह लिख देगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, ये क्या कहते हैं? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच है जो किस लिए कंडक्ट की जाती है? परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है जिसमें पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। प्राइमरी फोकस किस पर होता है एमबीओ का? कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना और ये देखना कि क्या एम्प्लॉयज़ उनको रियलाइज़ कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स को हम एक स्टैंडर्ड की तरह लेकर चलते, क्राइटेरिया की तरह लेकर चलते, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। देखिए, इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंट टू विच दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड बाय एम्प्लॉयज़ और नॉट, क्या एम्प्लॉयज़ ने ये जो सेट ऑब्जेक्टिव्स थे इनको अचीव किया है या नहीं किया। तो ये जो मेथड है ये क्या कहता है कि इसमें पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉयज़ ने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं किए, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया इसका मतलब उनका जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर उनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो सुपरवाइज़र होगा वे एक एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मीज़र करेगा, क्या उसने भी ऑब्जेक्टिव अचीव किया है नहीं किया। यहाँ पर सारी वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट आता है 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका नेट में भी आपका ये अलग से स्पेसिफिक हाईलाइट किया गया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा होगा डी ऐसा होता है हमारा। ठीक है, जब आप 360 डिग्री का एक पूरा डी लेके आएंगे वे आपका ऐसे होगा, गोल पूरा फुल सर्कल।
आप क्या समझते हो एक फुल सर्कल को आप क्या कहते हैं, 360 डिग्री का कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि जब एक बंदे की इवेल्युएशन होती है ना, तो हर एक बंदा उसको इवेल्युएट करता है, हर एक बंदा इस बंदे को। अब कैसे, देखिए 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल को हम मल्टी रेटर फीडबैक भी कहते हैं, मल्टी सोर्स फीडबैक भी कहते हैं, फुल सर्कल अप्रेजल भी कहते हैं, एंड ग्रुप परफॉर्मेंस रिव्यू भी कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल का, ये किन्होंने दिया, ये दिया है, ये कब डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट, ये डेवलप हुआ यूएस के अंदर 1998 में। इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है फ्रेंड्स कि ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एक पर्सन के बिहेवियर के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन उन लोगों से कलेक्ट की जाती है जो उस पर्सन के आसपास रहते हैं, जो उस पर्सन के करीबी है उनसे। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बंदे का जो काम है वो फैक्ट्री में, मतलब उसका सारा काम फैक्ट्री में ही रहता है, तो वे जो मैनेजर होगा वे कहाँ से कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्री में लेबर्स काम करे उनसे कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है। अगर किसी का काम कैबिन में रहकर चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, तो वे कैसे कलेक्ट करेगा, जिनको वे मैनेज कर रहा है उनसे कलेक्ट करेगा कि वे कैसे काम कर रहा है अपना। तो 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल ये कहता है कि अगर हमें एक बंदे की परफॉर्मेंस को जज करना है तो हम उन लोगों से कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन जो उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल। आप किससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बॉस से, कलीग से, उसके फेलो मेंबर से, सप्लायर से, कस्टमर से। इसका एक बेसिक अजम्पशन क्या है इस अप्रोच का, दैट अ पर्सन हु वर्क क्लोजली विद एन एम्प्लॉय सी हिज और बिहेवियर इन वेरियस सेटिंग्स एंड सर्कमस्टांसिस। फ्रेंड्स ऐसा क्यों करते हैं हम, यानी जो उसके बहुत करीब है, ये जो उसके साथ हमेशा रहता है, हम उसी से इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करते हैं एक एम्प्लॉय के बारे में, बिकॉज क्योंकि वह पर्सन उसको हमेशा ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है कि वह अलग अलग सर्कमस्टांसिस में किस तरीके से डील करता है, तो वे हमें उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब क्या पता सुपरवाइज़र उस चीज़ को ना देख पाए लेकिन उसका फ्रेंड उस चीज़ को समझ पाए, उसकी परफॉर्मेंस को देख पाए। अब लेबर्स काम कर रही है मिलकर, ठीक है, अब लेबर्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करती है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ जाती है, लेकिन सुपरवाइज़र उनको इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना लेबर्स आपस में एक दूसरे को समझेंगे। तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, अगर किसी लेबर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह बाकी के लेबर से कंसल्ट करेगा उसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे क्या क्या कहा गया है कि ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि ये मॉडर्न मेथड है हमारा 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि जो सुपरवाइजर्स होते थे वे इवेल्युएट, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुपरवाइजर इतना इवेल्युएट नहीं करते थे सबऑर्डिनेट्स को, उनका फीडबैक नहीं लेते थे। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो ये कहता है कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका करियर, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो मॉडर्न मेथड्स ये कहते हैं कि हमें हर एक परफॉर्मेंस, हर एक बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहिए, जिससे कि कुल मिलाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिले और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी बेनिफिट मिले। जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। ये इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वे समझ सके कि उसके बारे में बाकी के पर्सन्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये एक मोर ओपन कल्चर को प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी इससे इंक्रीज होता है। जो 360 डिग्री फीडबैक है ये बहुत एक्सेप्टेड टूल है, यानी बहुत अच्छा एक टूल माना गया है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का। बट इफ़ इट इज़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना किया जाए तो कई बार ये बेनिफिट देने की बजाय नुकसान भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई लेबर जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे उसके बारे में, है तो वे अच्छा लेकिन उसके बारे में अच्छा ना बोलकर कुछ मतलब गलत बातें बोल दे, तो कई बार कई जगह पर इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर ऑर्गेनाइजेशन 360 डिग्री अप्रेजल को अच्छे से यूज़ करे तो ये बेस्ट तरीका है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। देन आता है पोटेंशियल अप्रेजल। फ्रेंड्स इसमें बात ये कही गई है कि अगर एक एम्प्लॉय, एक सीनियर अपने जूनियर को किसी पोस्ट पर प्रमोट करना चाहता है तो पोस्ट पे प्रमोट करने से पहले उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी। इवैल्यूएशन क्या की जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि वे उस इंक्रीजिंग वर्कलोड को संभाल सके, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके जो उसको प्रमोशन के बाद दी जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल अप्रेजल में सारी बातें सिर्फ यही होती है।
अब फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल करते कुछ एरर्स भी आते हैं। एरर्स क्या, आपने पहला एरर है फर्स्ट इंप्रेशन, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कई बार अप्रेजर का ये ओपिनियन होता है, मतलब कई बार अप्रेजर हर एक परफॉर्मेंस को जब इवेल्युएट करते हैं तो ये फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगी। ए पर्सन है, बी है, ठीक है। जब ए ने काम किया, जब फर्स्ट उसकी जॉब लगी, वो बहुत अच्छे से काम करा, मैनेजर इससे इम्प्रेस हो गया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मुझे इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बी से थोड़ी सी मिस्टेक होगी काम करने में, नर्वस था, फर्स्ट टाइम उसकी जॉब लगी तो उसकी कुछ गलतियाँ हुई। तो मैनेजर ने जब भी इन दोनों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया तो उसने ए की परफॉर्मेंस को केयरलेसली इवेल्युएट किया, बिकॉज उसके माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन था कि इसका तो काम अच्छा ही पाएगा, ठीक है। तो उसने ए की परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेल्युएट नहीं किया, लेकिन बी को बड़े स्ट्रिक्टली इवेल्युएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हो आप कि कई बार जो अप्रेजर होता है उसको भी अपने फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर जब एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वे मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट देखिए क्या होता है, जब एक अप्रेजर किसी अप्रेज या किसी एम्प्लॉय के बारे में कोई एक अपने माइंड में एक अलग ही राय बना लेता है, एक अलग ही इम्प्रेशन बना लेता है उसके एक ट्रेड को लेकर, एक क्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा हेलो इफेक्ट ऑपरेट हो जाता है। जो ब्लम, एल मिल्टन और सी नेलर है वे क्या कहते हैं, हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को उसकी एक क्वालिटी के बेसिस पर कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं, कुछ माइंड में एक अलग ही राय बना लेते हैं, उसके बेसिस पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है व्हेन रेट्स द सेम रेटिंग टू ऑल अदर ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल हम ए एम्प्लॉय की बात करते हैं, ठीक है। ए एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट, लेकिन उसके जो मैनेजर था उसके माइंड में एक राय बन गई कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें इसको जज करने की ज़रूरत ही नहीं है इतना ध्यान से। लेकिन फ्रेंड्स वह काम तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वह उसको करना है 8 घंटे काम, लेकिन वह करता सिर्फ 5 घंटे, उसने 3 घंटे वेस्ट कर दिए अपने। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर यही बात आ रही है कि जो एम्प्लॉयर है उसने सिर्फ उसकी एक क्वालिटी पर ध्यान दिया कि वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दूसरा एस्पेक्ट कि वह काम कितनी देर कर रहा है। तो मतलब जब हम एक ट्रेड को लेकर एक एम्प्लॉय को जब हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और बाकी एक पर्सन में कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ होती है, जब आप एक क्वालिटी के बेसिस पर बाकी सारी क्वालिटीज़ को चेक करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, हेलो इफेक्ट होता है, और जिससे जो रिजल्ट्स है वे मिसलीडिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीनियंसी और सीवियरिटी एरर्स। इसमें जो एम्प्लॉयर है या जो इवेल्युएटर है वे अपना ही एक वैल्यू सिस्टम, हर एक एम्प्लॉयर का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ फिलोसफीज़ होती हैं, ठीक है। जब वे किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा तो वे अपने वैल्यू सिस्टम पर उस चीज़ को जज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको कि जो एम्प्लॉयर है वो अल्कोहल को टच ही नहीं करता, बिल्कुल भी टच नहीं करता अल्कोहल को, ठीक है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़ा बहुत अल्कोहल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपनी की बात नहीं करी, बिकॉज कंपनी में तो ये चीज़ें अलाउड ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल अच्छे रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो अगर एक एम्प्लॉयर अल्कोहल करे और एम्प्लॉयर अल्कोहल नहीं करता और एम्प्लॉयज़ करते हैं तो वे क्या सोचेगा, उसकी जो वैल्यूज़ है वे कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। वैसे अल्कोहल को कभी टच करना भी नहीं चाहिए, इंजरियस टू हेल्थ है, मतलब उसकी अपनी अपनी कुछ थिंकिंग है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वे अपने वैल्यूज़ पर उनको जज करेगा। लेकिन अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, फिर अगर हम कंपनी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें, एम्प्लॉयर ये कहता है, एम्प्लॉयर का ये वैल्यू है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्टली काम करना है, ठीक है। मुझे सारी चीज़ें पंक्चुअल चाहिए, टाइम पे चाहिए, हर एक चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए, उसका कुछ वैल्यूज़ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। जब एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वे क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा पंक्चुअल नहीं, थोड़ा लेज़ी है, अच्छे से चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, तो वे क्या समझेगा, ये तो चीज़ बहुत गलत है। हाँ वे काम सारा अच्छे से कर रहे हैं, हाँ लेज़ी है, लेकिन काम जब कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा वे एम्प्लॉयज़ को अपने वैल्यू के सिस्टम पर इन चीज़ों को जज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी। ये मोस्ट कॉमन एरर है जब इवेल्युएटर एवरेज रेटिंग असाइन कर देगा सबऑर्डिनेट्स को, या ना ही हाई रेटिंग ना ही लो रेटिंग, एक एवरेज रेटिंग देगा हर एक
सबऑर्डिनेट को। तो जो दिस काइंड ऑफ प्ले इट सेट रेटिंग इज ऑलमोस्ट यूजलेस बिकॉज इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड पुअर परफॉर्मेंस। आपने स्टैट में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट सेंट्रल टेंडेंसी का कि इसमें हम एवरेज होते हैं मेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर हर एक इवेल्युएटर जो है वे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हाई या लो रेटिंग ना देकर एवरेज रेटिंग दे देगा। एवरेज रेटिंग से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कि किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है किसकी बुरी परफॉर्मेंस है, यानी हम गुड और पुअर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हॉर्न इफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ एरर जो अप्रेजर है वह बायस हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर मेन बात यही आ गई कि जब आपके अंदर बायसनेस आ जाती है और आप बायसनेस की बेसिस पर चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट अराइज हो जाता है, हॉर्न इफेक्ट अराइज हो जाता है। ओके, और जब वे बायस किस डायरेक्शन में हो, नेगेटिव डायरेक्शन में हो। कॉन्ट्रैक्ट एरर, देखिए जो द इवेल्युएशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर सबऑर्डिनेट रिसेंटली अकाउंटेड हु रैंक हाई और लोअर ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल से समझिए, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ 2 वर्कर्स आर एक्चुअली अनसेटिस्फैक्ट्री एंड द थर्ड इज एवरेज, then the third worker may well be rated outstanding because in contrast of other to the relating performance third worker becomes better। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या की गई है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एरर तब आता है जब आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। एरर क्या आता है कि 3 एम्प्लॉयज़ है, 2 बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन जो तीसरा एम्प्लॉय उसकी थोड़ी सी बेटर है तो उसको अच्छी रेटिंग दे दी जाएगी और उसके बेसिस पर उसके रिवॉर्ड डिसाइड होंगे। बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है, परफॉर्मेंस उसकी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब कंपैरिजन किया तो उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आई तो उसको उस बेसिस पर रिवॉर्ड दिया गया। तो इस तरह के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एरर हमारा अराइज हो जाता है। हमारे पास सिर्फ 2 एरर्स रह गए, रिसेंसी एंड पर्सनल बायस। रिसेंसी एरर होता है कि यहाँ पर जो अप्रेजर है यानी उसने जो रिसेंट एक्शन किया उसके बेसिस पर रेटिंग देना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए एक मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट ने का जो मैनेजर है फॉर एग्जांपल ठीक है, इसने पूरा साल बहुत मेहनत करी, अपने सारे टारगेट्स अचीव किए, लेकिन जब इवैल्यूएशन करने की बारी आई उससे थोड़े दिन पहले यानी उसकी इवैल्यूएशन से पहले उसकी जो परफॉर्मेंस है वे वीक होने लग गई, ठीक है। उसकी में भी तबीयत ख़राब थी, उसकी परफॉर्मेंस वीक वे अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे या फिर वे सेल्स नहीं कर पा रहा, कस्टमर्स को टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। तो उस इवैल्यूएटर ने उसकी पूरी साल की परफॉर्मेंस को नकार के जो रिसेंट उसने एक्शन किया उस पर फोकस करके उसको पुअर रेटिंग दे दी। तो इस तरह के इफेक्ट, इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, जो इस तरह की इवैल्यूएशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेंसी इफेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा एरर है जो कई बार क्या होता है, जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको तो वे वैल्यू मिलती नहीं, लेकिन जो अनडिज़र्व होते हैं उनको वे चीज़ मिल जाती है। तो रिसेंसी इफेक्ट को रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाए। पर्सनल बायस एरर, कि आप जब हर एक एम्प्लॉय को अपने पर्सनल ओपिनियन पर, अपने पर्सनल परसेप्शन पर जब जज करते हैं तो वहाँ पर पर्सनल बायसनेस आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने रिलेटिव को तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उसको अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो आपका रिलेटिव नहीं है उसको आप उससे कम रैंक दे रहे हैं। तो इस तरह की बायसनेस जब आती है तो वहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो गलत होती है, मिसलीडिंग हो जाती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को, हर एक इवैल्यूएटर को ऑब्जेक्टिव बायसनेस देनी चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के हमने पढ़ा परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपनी इस वीडियो को। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।